नमस्कार दोस्तों, मैं अभय प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म यूनिमार्क क्लासेस पर। आज हम अधिकारों का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। अगर आपने पार्ट 2 की वीडियो अब तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर जाइए और उस वीडियो को देख लीजिए। उस वीडियो में हमने बात की थी अधिकार क्या होते हैं, अधिकार कैसे होते हैं और अधिकार से जुड़े हुए अधिकारों का विकास किस किस प्रकार से हुआ है, कैसे प्राकृतिक सिद्धांत आए, फिर कानूनी सिद्धांत आए, फिर व्यक्तिवादी सिद्धांत आए, फिर कल्याणकारी सिद्धांत आए, वेलफेयर की जिनकी हमने बात करी। लेकिन उन सब सिद्धांतों के बाद आज हम पार्ट 2 में 3 बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांतों की बात करने वाले हैं, जिनमें सबसे पहला आता है मौलिक अधिकारों का सैद्धांतिक विवेचन, यानी कि थ्योरेटिकल एनालिसिस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। लास्की का अधिकार सिद्धांत, लास्की थ्योरी ऑफ राइट्स। अधिकारों का मार्क्सवादी सिद्धांत, मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ द राइट्स। तो आज हम इनके बारे में डिटेल से जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मौलिक अधिकारों के सैद्धांतिक विवेचन की। मौलिक अधिकार, देखिए ये शब्द बड़ा ही जाना पहचाना होगा आपके लिए। मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसकी बात की गई है। फंडामेंटल राइट्स आप सभी लोग जानते हैं कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें पार्ट 3 में है। कहाँ पे है? पार्ट 3 के अंदर, यानी भाग 3 के अंदर पार्ट 3 में आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के आर्टिकल नंबर 35 तक, आर्टिकल 35 तक यहां पे इंडिया के फंडामेंटल राइट्स हैं। और ये फंडामेंटल राइट्स की बात केवल इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं की गई है, ये चाहे आप अमेरिका ले लीजिए, यूके ले लीजिए, जर्मनी ले लीजिए, स्विट्जरलैंड ले लीजिए, जापान ले लीजिए, दुनिया के कोई भी डेमोक्रेटिक नेशंस की अगर आप बात करेंगे तो उनके कॉन्स्टिट्यूशन में आपको फंडामेंटल राइट्स जरूर मिलेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि फंडामेंटल क्यों कहा जाता है, सिर्फ राइट्स क्यों नहीं कहा गया, इन्हें फंडामेंटल क्यों कहा गया? देखिए राइट्स के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ रहे थे और हमने जाना था कि राइट्स का मतलब क्या होता है, अधिकार क्या होते हैं। किसी भी व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई पर्सनैलिटी होती है। अब किसी इंसान के अंदर कोई पर्सनैलिटी है, उसका कुछ पर्सनैलिटी होता है, उसके अंदर कोई टैलेंट होता है। दरअसल में वो चाहता है उसी टैलेंट की वजह से मैं अपना खुद का डेवलपमेंट कर पाऊं। इस डेवलपमेंट को करने के लिए वो क्या करता है, कुछ डिमांड रखता है सोसाइटी के सामने। अगर सोसाइटी इन डिमांड को एक्सेप्ट कर लेती है तो यही चीज क्या होते हैं, राइट्स बन जाते हैं, अधिकार बन जाते हैं। लेकिन अगर समाज ने उसको वो अधिकार नहीं दिया जिसके साथ वो अपने टैलेंट के साथ जस्टिस कर सके। महाभारत का अगर आप देखें एग्जांपल लेके समझे तो उसमें कैरेक्टर आता है, कर्ण का कैरेक्टर आता है ना, महाभारत में कैरेक्टर आता है कर्ण का। अब कर्ण क्या करता है, जब वो जाता है द्रोणाचार्य के पास तो उन्होंने क्या कहा कि भाई मैं धनुर्धारी बनना चाहता हूँ, धनुष चलाना चाहता हूँ। तो उस बंदे के अंदर टैलेंट है धनुष चलाने का, लेकिन द्रोणाचार्य ने क्या किया, बता दिया कि भाई नहीं, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर धनुष बाण, है ना। तो भाई एलिजिबल ही नहीं है बंदा उसके लिए। तो यानी कि आपने उसको जो डिमांड थी उसको एक्सेप्ट नहीं किया। जब डिमांड को आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो क्या होगा, फिर वो अपने खुद के टैलेंट को डेवलप नहीं कर पाएगा। इसी बात को हम लोग राइट्स कहते हैं। तो जब सोसाइटी से कोई डिमांड आती है, कहीं से कोई डिमांड आया और आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया तो उससे क्या होता है, आपने उसको राइट्स नहीं दिए। तो ये तो बात राइट की होगी, लेकिन फंडामेंटल राइट क्या होते हैं? फंडामेंटल राइट ऐसे राइट होते हैं जो हर इंसान को कम से कम मिलने ही चाहिए। ठीक है, टैलेंट, पर्सनैलिटी इन सबको हटा भी दिया जाए तो फंडामेंटल राइट्स ऐसे राइट्स होते हैं, मौलिक अधिकार वो अधिकार होते हैं जो कम से कम तो मिलने ही चाहिए। अधिकार ऐसे हैं सबको मिलने चाहिए। ठीक है, अब फंडामेंटल कहने का मतलब ये है क्योंकि ये रिटन फॉर्म में पहली बात तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होते हैं, इसीलिए इन्हें फंडामेंटल कहा जाता है। दूसरी बात, इनको बदला नहीं जा सकता कभी भी। आप खुद जानते हैं कि हमारे देश में फंडामेंटल राइट्स का हनन नहीं हो सकता, मौलिक अधिकारों का हनन नहीं हो सकता। हाँ, कुछ स्पेशल केसेस आते हैं जिनमें क्या इन्हें स्थगित कर दिया जाता है, थोड़ी देर के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है, लेकिन हमेशा के लिए स्थगित नहीं किया जा सकता। और स्थगन में भी क्या होते हैं, कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जिनको कभी भी स्थगित नहीं किया जा सकता। उनको कहा जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है ना, जिसमें आर्टिकल 32 भी आता है। तो इसलिए इन्हें फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। एक बहुत अच्छी विचारक है भारतीय, पायली, इनका नाम है पायली, बहुत बड़ी विचारक है। इन्होंने फंडामेंटल राइट्स के बारे में क्या कहा है, इन्होंने राइट्स के बारे में एक बात बोली थी। इन्होंने कहा था कि अगर इंसान को बिल्कुल अनलिमिटेड राइट दे दिए जाएंगे, आप बिल्कुल कुछ भी बोलने की इजाजत दे दो, कुछ भी करने की इजाजत दे दो, तो उससे क्या होता है, एनार्की फैल जाती है। एनार्की यानी कि अराजकता फैल जाती है। समाज, अब व्यक्ति कुछ भी बोलेगा तो देश में लड़ाई झगड़ा, अराजकता, इसकी संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। और यदि राज्य उनको पूरी आजादी ना दे, कुछ उसके ऊपर कंट्रोल करना शुरू कर दे, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे भाई राज्य तो बड़ा तानाशाह हो गया, डिक्टेटरशिप चल रही है यहाँ पर। ठीक है,
तो इसलिए क्या होता है, ये बहुत ही क्रूशियल और बहुत ही कह सकते हैं चुनौतीपूर्ण कार्य होता है कि हम कैसे अधिकार प्रदान करें और अधिकार पे कहां तक सीमा लगाएं। अधिकारों को उस लिमिट तक देना होता है, प्रोवाइड करना होता है स्टेट के लिए कि जहां तक व्यक्ति अपना विकास भी कर पाए लेकिन कोई नेगेटिव पर्सनैलिटी ना निकल जाए। ठीक है, तो ये थी मौलिक अधिकारों की सैद्धांतिक विवेचना। ठीक है, उसके बाद आती है बात लास्की के सिद्धांत की। लास्की के सिद्धांत की यदि हम बात करें तो लास्की बहुत ही इंपॉर्टेंट विचारक हैं। इंग्लैंड में एक पार्टी है लेबर पार्टी, आप लोगों ने नाम सुना होगा। अभी जिस पार्टी की वहां सरकार है अपने इंडिया के ही है, क्या नाम है उनका, ऋषि सुनक उनका नाम है प्रधानमंत्री। वो कौन सी पार्टी के हैं, कंजर्वेटिव पार्टी के हैं। और वहां पर जो ऑपोजिशन की पार्टी है उसका नाम है लेबर पार्टी। इसी लेबर पार्टी के बहुत बड़े मेंबर थे, क्या नाम है उनका, नाम था लास्की। लास्की ने एक बुक लिखी, उस बुक का नाम था ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, कई बड़े बड़े एग्जाम से पूछी गई है। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स किसने लिखी है, तो लास्की ने लिखी है। कई बार इसकी डेट पूछ लेते हैं कब लिखी गई है, तो आपको ये पता होना चाहिए। बुक लिखी गई 1925 में, 1925 में बुक लिखी गई थी। ठीक है, इस बुक के अंदर क्या किया, लास्की ने राइट्स की बात की, बहुत डीपली, बहुत ज्यादा डीपली इन्होंने राइट्स के बारे में विवेचना की। अब इन्होंने राइट्स के बारे में क्या कहा, पूरी विवेचना करने के बाद इन्होंने कहा भाई देखो, राइट्स ऐसी चीज है जो स्टेट या राज्य होता है वो अधिकार देता नहीं है, वो केवल अधिकारों को मान्यता देता है, मान्यताएं देना शुरू करता है। ठीक है, यानी राज्य क्या अधिकार नहीं दे रहा, स्टेट की कोई पावर नहीं है कि लोगों को राइट दें। हाँ, लोग जब कोई अधिकार स्वीकार कर लेते हैं, यानी किसी व्यक्ति ने कुछ मांगा कि ऐसा होना चाहिए, समाज ने उसको स्वीकार कर लिया। एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे समझिए कि भाई किसी ने ऐसा डिमांड कर दिया कि भाई भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून बनना चाहिए। ठीक है, व्यक्ति समाज में सब लोगों ने स्वीकार कर लिया कि हाँ करप्शन गलत चीज है और इसके खिलाफ कानून बनना चाहिए। तो होगा क्या, स्टेट एंड में बस इसको मान लेगा कि हाँ करप्शन के खिलाफ कानून बनना चाहिए। तो आप जानते हैं फिर उसके लिए लोकपाल बनता है, लोकायुक्त बनता है, सीबीसी है, सीबीआई है, ये सारी संस्थाएं बनाई जाती हैं ताकि भ्रष्टाचार के ऊपर अंकुश लगाया जा सके। यही बात ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स में किसने कही थी, लास्की ने कही थी। लास्की ने कही थी कि भाई राज्य जो होता है वो राज्य क्या करता है, वो अधिकार बनाता नहीं है, अधिकारों को केवल मान्यता प्रदान करता है। ठीक है, उसके बाद लास्की ने एक और बात बोली। लास्की ने कहा कि भाई अधिकार क्या है, जब उनसे पूछा गया अधिकार क्या है तो उन्होंने कहा भाई अधिकार एक ऐसी परिस्थितियां हैं जिनके बिना व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्णतः विकास नहीं कर सकता। ठीक है, तो उन्होंने कुछ ऐसे अधिकार की बात की जो व्यक्ति को मिलने ही चाहिए। लेबर पार्टी के थे, लेबर पार्टी के मेंबर थे, तो इनके विचारों में उस लेबर पार्टी की जो नीतियां हैं उसकी झलक साफ साफ देखने को मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने कहा हर व्यक्ति को रोजगार का अधिकार मिलना चाहिए, इन्होंने कहा कि भाई छुट्टियों का अधिकार, अवकाश का भी अधिकार मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कोई लेबर पकड़ लिया उससे काम करवाया जाए और 10-10 घंटे। ठीक है, उसको तनख्वाह का अधिकार, वेजेस का अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, वेजेस का राइट मिलना चाहिए, एजुकेशन का राइट मिलना चाहिए। ठीक है, तो इन सारे कुछ बेसिक राइट की बात की इन्होंने और कहा ये राइट तो मिलना ही चाहिए। लेकिन होता क्या है, कुछ समय के बाद लास्की के विचारों में परिवर्तन आने लग गया। ठीक है, परिवर्तन क्यों आया, क्योंकि वो मार्क्सवाद के विचार उस वक्त इंग्लैंड में इतनी तेजी से बढ़ने लग गए अचानक से कि बिल्कुल लास्की डर गए इस बात से कि ऐसा ना हो कि हमारी विचारधारा ही खत्म हो जाए, पश्चिमी विचारधारा ही खत्म हो जाए, वेस्टर्न कल्चर भी खत्म हो जाए। तो उन्होंने अपने विचारों में कुछ कुछ मार्क्सवाद लाना शुरू कर दिया। मार्क्सवाद क्या होता है अभी हम पढ़ेंगे, अगली स्लाइड के अंदर पढ़ेंगे इसको। लेकिन मार्क्सवाद के हिसाब से फिर जब लास्की ने अपने विचारों में परिवर्तन किया तो लास्की ने एक बात बोली। उन्होंने कहा कि आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता बेकार है। ठीक है, ये लास्की का बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, बहुत सारे एग्जाम से पूछा गया। उन्होंने क्या कहा, भाई जब तक आप इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं देते तब तक आपकी पॉलिटिकल लिबर्टी का कोई एडवांटेज नहीं है। व्यक्ति को आर्थिक स्वतंत्रता मिलना बहुत जरूरी है, यदि आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता बेकार है। ठीक है,
यानी कि इन्होंने कहा कि इकोनॉमिक विदाउट इकोनॉमिक लिबर्टी द पॉलिटिकल लिबर्टी इज कंप्लीटली वेस्टेड। ठीक है, अब उसके बाद बात आती है मार्क्सवादी अधिकारों की विवेचना की। मार्क्सवादी क्या कहते हैं, नाम से पता है मार्क्सवादी कौन होते हैं, जो कार्ल मार्क्स के विचारों को फॉलो करते हैं, मानते हैं उनको पूरी तरह से। तो अधिकारों की मार्क्सवादी सिद्धांत की जब बात की जाती है तो मार्क्स किसके विरोधी हैं? जो लोग मार्क्स के बारे में थोड़ा सा भी जानते हैं वो जानते होंगे कि मार्क्स किसके विरोधी हैं? मार्क्स राज्य के विरोधी हैं, मार्क्स बुर्जुआ के विरोधी हैं, अमीरों के बड़े खिलाफत करते थे। ठीक है, कहते थे राज्य वाज्य बड़ी बकवास चीज है, ये इसलिए बनाई गई है राज्य ताकि जो अमीर लोग हैं वो गरीब लोगों के ऊपर राज कर सकें। ठीक है, अमीरों ने ये राज्य बनाया है क्योंकि गरीबों को कोई देश नहीं होता। इनका बहुत बड़ा फेमस स्लोगन है, उन्होंने कहा था कि गरीबों के पास कोई देश नहीं है इसलिए दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। इनका बहुत बड़ा स्लोगन है कार्ल मार्क्स का। अब विरोधी जो थे इन्होंने कहा भाई किसके विरोधी थे? राज्य के विरोधी थे, बुर्जुआ के विरोधी थे, है ना, स्टेट एंड बोर्गोइज के। इनके विरोध में जाने की वजह से इन्होंने क्या कहा कि ये जो वेस्ट कल्चर वाले लोग हैं जो आपको कह रहे हैं फंडामेंटल राइट्स और इंडिविजुअल राइट्स, ये सब लोग बकवास बात कर रहे हैं, बिल्कुल बेकार की बात कर रहे हैं। आप एक काम करो, इनकी थ्योरीज को बिल्कुल मत मानो क्योंकि ये लोग आपको इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं देने वाले कभी भी। ये सारी कहानियां आपको इसलिए सुनाई जा रही हैं ताकि गरीब को गरीब रखा जा सके। ठीक है, अगर इंडिविजुअल राइट्स मिल जाएंगे सबको बोलेंगे भाई आपकी जो पर्सनैलिटी आप उसे डेवलप कर ले जाओ, तो एक अमीर का लड़का तो बहुत इजीली अमीर बन जाएगा, है ना, और एक गरीब का लड़का क्या होगा, वो गरीब रह जाएगा हमेशा। आप दुनिया को देखो, आपको अगर मैं बोलूं दुनिया का सबसे अमीर आदमी तो आप बोलोगे एलन मस्क, अमेजन के जो फाउंडर उनका नाम आ सकता है, एप्पल के जो फाउंडर उनका नाम आ सकता है। कभी आपने सुना अफ्रीका से कोई बंदा ऐसे कोई अमीर निकल गया अचानक से? क्यों नहीं निकल पाता? एनवायरमेंट नहीं है, परिस्थितियां नहीं है। वर्ल्ड में यूनाइटेड नेशन ने लॉ ऐसे बना रखे हैं कि कोई अमीर इंसान निकलेगा ना तो आपको ऑलरेडी दिखेगा वो यूरोप से निकल रहा है, वो कहीं ना कहीं अमेरिका से निकल करके आएगा, वो वेस्ट वर्ल्ड से ही निकल करके आएगा। परिस्थितियां ही वैसी होती हैं वहां पर। तो कानून और नियम इस प्रकार से बनाए गए हैं कि जो लोग ऑलरेडी डेवलप हैं, ये लोग डेवलप्ड कंट्री हैं, चाहे पूरा वेस्टर्न यूरोप हो या फिर अमेरिका हो, यूएसए हो, कनाडा, मैक्सिको, और यहीं से ये और डेवलप करते जा रहे हैं। अफ्रीकन कंट्रीज जो बिल्कुल अंडर डेवलप कंट्रीज हैं, इस तरह के रूल्स बनाए गए कि वो लोग और दबते चले जा रहे हैं। यही बात किसने की थी? कार्ल मार्क्स ने की थी। कार्ल मार्क्स ने कहा ये जो स्टेट है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये सारी बातें क्या कर रही हैं? केवल अमीरों के पक्ष में जा रही हैं। ठीक है, गरीबों के पक्ष में नहीं जा रही। इसीलिए इन्होंने क्या कहा? मार्क्सवादी सिद्धांत आया। मार्क्सवादी सिद्धांत का सबसे पॉजिटिव पॉइंट क्या था? इन्होंने अधिकारों को कर्तव्य के साथ जोड़ दिया। क्या किया इन्होंने अधिकारों को कर्तव्यों के साथ जोड़ दिया। इन्होंने कहा कि भाई अधिकार जो होंगे वो कैसे मिलेंगे? अधिकार ऐसे मिलेंगे कि कुछ अधिकार अगर जनता को मिल रहे हैं तो कुछ कर्तव्य भी मिल जाएंगे उनके साथ। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने कौन सा अधिकार छीन लिया? इन्होंने संपत्ति का अधिकार छीन लिया। संपत्ति का अधिकार इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा व्यक्तियों के पास संपत्ति का अधिकार नहीं होगा। क्या कहा इन्होंने? व्यक्ति के पास संपत्ति का अधिकार नहीं होगा। फिर आपको ये अधिकार कहां पर प्रदान किए गए? आपको बहुत सारे देश दिखते होंगे, रशिया यानी कि पूर्व में जो यूएसएसआर था, चाइना, युगोस्लाविया, हंगरी, ऑस्ट्रिया, ये ऐसे देश थे जो आगे जाके क्या बन गए? जो आगे जाके बन गए साम्यवादी। ठीक है, और साम्यवादी यानी कम्युनिस्ट देश बने। उन कम्युनिस्ट देशों में आपको क्या दिखता है? मार्क्सवादी सिद्धांत देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पर अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य भी दिए जाते हैं। जनता को कुछ अधिकार दिए, कुछ कर्तव्य भी दे दिए जाते हैं। लेकिन कई सारे मार्क्सवादी देशों में अब ये रूल हटाया जा चुका है। संपत्ति का अधिकार भी सबको दिया जाता है, ऐसा नहीं है कि आपको संपत्ति का अधिकार नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद मार्क्सवादी सिद्धांतों में एक और चीज आती है कि मार्क्सवादी सिद्धांतों ने क्या किया? बुर्जुआ के ऊपर क्या किया था? क्योंकि संपत्ति का उन्होंने निषेध कर दिया था, तो कई बार तो एक कानून काम करता रहा। लेकिन स्टालिन ने इस नियम को बदला किसने था? संपत्ति का अधिकार खत्म किसने किया? यह अधिकार खत्म किया था स्टालिन ने। किसने खत्म किया था? स्टालिन ने। तो यदि हम एक निष्कर्ष के तौर पर पहुंचे तो हम ये कह सकते हैं कि जो मार्क्सवादी सिद्धांत है, अधिकारों का जो मार्क्सवादी सिद्धांत है, उसने सबसे बड़ा काम यही किया कि अधिकारों में कर्तव्य लाके जोड़ दिया। इससे क्या हुआ कि अधिकारों की एक सीमा बंध गई। जब आप अधिकारों के साथ कर्तव्यों को जोड़ देते हैं तो उसकी एक सीमा बंध जाती है।
अभी तक जो वेस्टर्न कल्चर के लोग थे, जो पश्चिमी सभ्यता के लोग थे, वो असीमित अधिकार की बात कर रहे हैं, व्यक्ति को अधिकार दो, बस अधिकार कहाँ से आए इसकी बात कर रहे हैं, व्यक्ति को कितना अधिकार मिलना चाहिए इसकी बात कर रहे हैं, लेकिन इन अधिकारों से समाज का भला कैसे होगा इसके बारे में उन्होंने जरा सी भी बात नहीं की। मार्क्सवाद इसकी बात करता है। आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात की जाए तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd अमेंडमेंट जो आया, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा 42nd अमेंडमेंट, 42वां संशोधन संविधान में आया। कब आया? 1976 में आया। ये 1976 में 42nd अमेंडमेंट इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में आया और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा पार्ट जुड़ा? 4A। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जुड़ गया था 4A और इसके थ्रू क्या किया गया? इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ दी गई। कितनी ड्यूटी? फंडामेंटल क्या जोड़ दिया गया? ड्यूटी, फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड कर दी गई। तो जब ये ऐड की गई थी तो कौन सी कमेटी थी? एक सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी थी। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी बनी, उसने कहा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज भी होनी चाहिए। तो 1976 में 42nd अमेंडमेंट आया। इंदिरा गांधी उस वक्त देश की प्रधानमंत्री थी। उन्होंने क्या किया? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करते हुए आर्टिकल 4A, पार्ट 4A जोड़ दिया और उसके अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज लिख दी गई। तो फंडामेंटल ड्यूटीज लिखने के बाद क्या हुआ? 10 फंडामेंटल ड्यूटीज इंडिया में जोड़ दी गई। लेकिन सन 2002 में जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने एक और फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ दी, वो थी राइट टू एजुकेशन की। और इस तरह से आज हमारे भारत के संविधान में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। तो ये था हमारा राइट्स का। एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देता हूं खत्म करने से पहले। आपको ये बताना है कि ह्यूमन राइट डे, ह्यूमन राइट डे, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? आपकी हेल्प के लिए मैं हिंट दे देता हूं कि ये मनाया जाता है 1948 में पहली बार डिक्लेयर किया गया था और दिसंबर में मनाया जाता है। इसकी डेट क्या थी ये आपको बतानी है। ठीक है, तो ये था हमारा राइट्स का चैप्टर। आशा है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया और वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।